चलिए ब्रेक के बाद हम लौट आए। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और विपक्ष को क्यों तनाव, हम तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं। राजेश चौधरी है, विधायक भी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। आजम खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनीष सिंघवी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर अश्वनी दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चौधरी जी, अगर हम पुराने अनुभव को देखें, अगर हम आजादी के बाद के अनुभव को देखें, ये हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। राजेश चौधरी जी, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, इतनी राह आसान नहीं होगी वन नेशन वन इलेक्शन की, और कुछ राज्य मानेंगे नहीं? देखिए, ये मांग या ये जो सुझाव है तो पहला नहीं है। 1983 में भी आयोग ने प्रस्ताव दिया था, चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में विधि आयोग ने ये प्रस्ताव दिया था। और रही बात चुनौतियों की, मोदी सरकार का काम चुनौतियों से निपटना तो है ही। कोई कल्पना कर सकता था धारा 370 हट जाएगी, 35 से हट जाएगी और कश्मीर में शांति हो जाएगी? हो गई। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बीमारू देश बनाने की स्थिति थी, बना दिया था कांग्रेस ने। आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत की धाके और जो टॉप 5 अर्थव्यवस्था है उनमें आज भारत आ गया। ये भी तो हमारे सामने। चौधरी साहब, चैलेंज इसको लागू करने में ना, चौधरी साहब लागू करने में बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये जो अब पुराने, आप मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं ना, पुराना अनुभव रहा कि कहीं विधानसभा भंग हो गई, उस स्थिति में फिर क्या होगा? फिर कहां खड़े हैं हम? आजकल आप देख रहे हैं किसी भी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। 3 राज्यों के चुनाव अभी हुए। उत्तर प्रदेश में तो हमको विधानसभा आती थी, आप देख रहे हो पिछले 3-4 चुनाव से लगातार स्पष्ट बहुमत के साथ जनता खड़ी हो रही है। पढ़े लिखे लोग हैं। आज वो जमाना था जब बहकाने में आ जाते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज टेलीविजन का जमाना है, आज लोग अवेयर है लोकतंत्र के प्रति। तो ऐसा नहीं है कोई हंग असेंबली आएगी। ये देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो देश का बहुत बड़ा नुकसान है, ये समझिए। उनको समझने की वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, आप देखिए, आप विधायक है, मान लीजिए एक लोकसभा और एक विधानसभा के साथ चुनाव होगा, तो राजेश चौधरी भी अपने मथुरा इलाके में कम ही जाएंगे। जब जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे, जब 5 साल के वक्त का इंतजार करेंगे ना। फिर अब तो यह है कि विधानसभा बीच में आ गया, लोकसभा के लिए भी मेहनत करनी है, विधानसभा के लिए भी मेहनत करनी है, तो जनता से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नहीं तो राजेश चौधरी जी फिर लखनऊ में बैठे रहेंगे। देखिए, जिसको राजनीति करनी है तो उसे तो 24 घंटे जनता के बीच में रहना ही होगा। नहीं तो दोबारा चुनकर लखनऊ में बैठ करके दोबारा चुन करके जनता नहीं भेजती है। जिसको काम करना है वो तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद भाग जाएंगे एमएलए और एमपी अपने क्षेत्रों से। काम करेंगे, ठीक से काम करें, उनका इधर उधर कहीं उनकी शक्ति का इस्तेमाल ना हो। नहीं तो क्या होता है, अब मैं विधायक हूँ, लगातार लोकसभा के चुनाव में दौरा कर रहा हूँ, आसपास के जिलों में जा रहा हूँ, 5 लोकसभा 4 लोकसभा का प्रभारी बना दिया तो वहां दौड़ रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी वेस्ट होती है, और ऐसा नहीं है राजनीतिक दलों की एनर्जी वेस्ट होती है, पब्लिक की एनर्जी वेस्ट होती है। लोग इतने पॉलिटिकल अवेयर है, चौपाल तक जाकर के बैठते हैं। रोज शाम को गप चुनाव पर होती है। 5 साल में 1 महीना आएगा, त्योहार मनाएंगे, लोग चर्चा करेंगे, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा होगी, उस हिसाब से वोट डालेंगे। फिर 5 साल के लिए देश के विकास में सब लोग जुट जाएंगे। प्रस्ताव बहुत ही उचित प्रस्ताव है, देश को आगे ले जाने वाला प्रस्ताव। बिल्कुल मनीष जी, यही सवाल। देखिए, मैंने जो डाउट्स है, जो सवाल है, वो मैंने राजेश जी से पूछे, जो एक मन में होते हैं एक आम नागरिक के तौर पर। ये अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, वाकई में बहुत खर्चा बचेगा, चाहे आपकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अब देखिए, आपको विधानसभा चुनाव में रैलियां करानी पड़ती हैं, तब आप व्यक्तिगत एक विधायक भी अपने क्षेत्र में रैली कराता तो उसका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। और अब अगर लोकसभा में भी अलग से उसको रैली करानी पड़ती है, उसका व्यक्तिगत खर्चा भी अलग हो जाता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वो तमाम खर्चे हैं जो बहुत सारे बच जाएंगे और बहुत फायदा होगा? अब देखिए, आप चुनाव के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। अब देखिए, राज्यसभा के होंगे तो उनको फिर जाना पड़ेगा, नगर निगम के होंगे फिर उनकी ड्यूटी लगेगी, फिर पंचायत के होंगे फिर उनकी ड्यूटी लगेगी, लोकसभा के आ जाएंगे फिर उनकी ड्यूटी लगेगी। तो ये घूमता रहता है, सर्कल चलता रहता है। तो कम से कम उस चीज से बचेंगे। और आप तो देखते हैं, ज्यादातर टीचरों की लगती है तो पढ़ाई भी प्रभावित होती है। असल में कुछ बातें जो है बहुत एग्जैजरेट करके भाषा पेश कर रही है। राजेश चौधरी जी के जवाब आप सुन लीजिए। वो कपोल कल्पना और गप के आधार पर वो तमाम अपनी ऐसा होता रहा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। सोचने और कहने और हवा में चीजें नहीं, तीर नहीं चलते हैं।
2019 का चुनाव लगभग 9,000 करोड़ का था, 91 करोड़ का इलेक्टोरेट था, यानी 5 साल में प्रति वोटर 100 रुपया खर्च हुआ था। 5 साल में प्रति वोटर 100 रुपया। तो अगर डेमोक्रेसी की कॉस्ट पर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन देखिएगा तो 1 पैसा भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि वैसा पैसा खर्चा हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री अपने कैमरे के एंगल में किसी और के आने पर नाराज हो जाते हैं और दिन भर अपनी फोटो खिंचाते हैं और शूट कराते हो और उस पर सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देते हो, वहां पर ये बातें ना करी जाए तो बेहतर है। एक बात। दूसरी बात, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है, बार बार एक गप भाजपा फैला रही है, तो जो स्कीमें चल रही होती हैं वो नहीं रुकती हैं, जो रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो नहीं रुकता है, जो इमरजेंसी स्पेंडिंग है वो नहीं रुकती है। सिर्फ उस दरमियान 40-50 दिन केवल जो नई स्कीम्स हैं वो लॉन्च करने की मनाही होती है ताकि आप इलेक्टोरेट को प्रभावित ना कर सकें। इतनी सी बात है। बाकी रही बात, जैसे सेंटर का चुनाव हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी को ऑब्सेशन है कि वो हर चुनाव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, वो मेयर और नगर पालिका तक में जाएंगे, अपना सारा काम धाम छोड़ देंगे। उनको ऑब्सेशन है 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहने का। तो उसके लिए ये देश क्यों भुगते? हम क्यों अपना ओवर सेंट्रलाइजेशन करके जो फेडरल स्ट्रक्चर धीरे धीरे 70 साल अगर मान लीजिए मनीष जी जो दम आप भर रहे अगर गठबंधन की सुनिए, एक जवाब मैं चाह रहा था, गठबंधन की मान लीजिए सरकार आ गई सेंटर में, फिर क्या दिक्कत है सर? आप दम भर रहे हैं ना, आपको क्या डर है? आप नरेंद्र मोदी के फोकस, आप क्यों मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी लौट आएंगे? तर्क रख रहा हूं मैं जो अपनी तर्क रख रहा हूं उसका कांग्रेस भाजपा गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। मैं फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के फेवर में अपने तर्क रख रहा हूं। आप वहां पर ले जाकर उसको सोचिए, आपको बातें बेहतर लगेंगी। एकदम सही है कि 52 से लेकर 67 तक चुनाव एक साथ हुए, लेकिन ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, बदलती रहती है। देश डेवलप करता है, चीजों को और बेहतर की तरफ करता है। उसको लगा कि नहीं, इससे नुकसान हो रहा था, इससे जो आखिरी लेवल तक लोकतांत्रिक संस्थान है, जैसे ग्राम प्रधानी का संस्थान है, जैसे नगर पालिका के संस्थान है, उनको और डेवलप होना चाहिए। तो हमने उसको डेवलप करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हमने बेहतर किया है। हमने एक्सेसिव केंद्रीय सत्ता को खत्म करके एक बेहतर फेडरल स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी जी और ये भाजपा सरकार कुछ नहीं, सिर्फ उस पूरे के पूरे तंत्र को खत्म कर देना चाहती है। हमने एक बेहतर प्लानिंग कमीशन बनाया। मनीष जी मैं आप मानता हूं, देखिए आप विपक्ष के नाते विरोध तो कर देते हैं, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम लौट आएंगे। मत कराना वन नेशन वन इलेक्शन। आपकी सरकार आ रही है नहीं आ रही? शर्मा जी पहले ये बताइए, असल में गठबंधन की सरकार आ रही है नहीं आ रही? घुमाकर बात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं सर। फिर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप, अरे मत कराना वन नेशन वन इलेक्शन। आप बताइए। हमारे कॉन्फिडेंस के लिए आप बहुत परेशान होइए। अच्छा ये अजय, एक मिनट रुक जाइए शर्मा जी, आप ये बताइए 24 में अगर हम सरकार बना लेते हैं तो क्या मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? कैसी बात करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मत कराना ना। बात ये नहीं है कि सरकार में आप बोल दीजिए कि ठीक नहीं है, हम आएंगे, हम हटा देंगे, हम नहीं रखेंगे इसको। अब ये तो यानी आज की जो तर्क है, आज जो हम बैठे हैं, ये बेमानी है। आज ये जो बात हम कर रहे हैं बेमानी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम आपसे कोई राजेश जी इनके डाउट क्लियर कर दीजिए। इनके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं मानेंगे। नहीं, मनीष जी के डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बार बार ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपातकाल किसने लगाया जी? लोकतंत्र के असली हत्यारे तो कांग्रेस ही हैं। इन्होंने हत्या की थी, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था। आप पॉलिटिकल डायनेमिक्स है राजेश जी, ये समय के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ पर चुनाव में आपातकाल में भी ईडी के लोग जो है, जिस कांग्रेस के लोग जब नामांकन कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईडी के लोग उनको रोकने के लिए लगे हुए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? बोल रहे थे ईडी के लोग उनके घर घर जा रहे थे, नामांकन नहीं करने के लिए। चोरों के घर में ईडी जाएगी। इतनी बुरी हालात तो कभी नहीं थे। जमानत पर है सोनिया गांधी, खुद चोरों के घर जमानत पर है। आपका क्या? अच्छा, वो अजीत पवार के चोर नहीं है जिनको आपने शामिल कर दिया है? अरे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का दोषी है ये। राजनीति करता हो उसके घर 70,000 करोड़ का दोषी बता रहे थे अजीत पवार को, और 3 दिन बाद अपने यहाँ शामिल कर लिया आपने। क्या बात करते हैं आप? जो कार्रवाई ईडी की चल रही है ऐसे ही चलेगी। भ्रष्टाचारी आप लोग हैं, आप चाहते हो भ्रष्टाचारी आप लोग हैं, भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, भ्रष्टाचारी आप लोग हैं। पर भाई सोनिया गांधी खुद ही जमानत पर है। उसी कांग्रेस युक्त तो भाजपा बना के बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार में कोई जो नहीं है। अरे जो नरेंद्र मोदी जी और वो तड़ीपार किए गए थे, अमित शाह जी भूल गए क्या? इस देश को तड़ीपार किए गए थे अमित शाह जी, भूल गए क्या? इस देश में याददाश्त कमजोर है आपकी भाई साहब, ठीक करिए। करने वाली कांग्रेस
इस देश का विभाजन फिर आगे करने हिंदू वाली मुस्लिम पर आप ना कांग्रेस आप 5 इस देश मिनट का की डिबेट नहीं कर सकते विभाजन हिंदू मुस्लिम के बिना। कांग्रेस ने किया दुर्भाग्य इस और देश धर्म का के आधार कि पर आपने किया, पूरा संविधान इस्लाम के आधार पर धर्म कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। तो इतने पाप किए हैं कांग्रेसियों ने, इसीलिए तो सजा मिल रही है, इसीलिए तो हो रहा है। आप देख रहे हो क्या हालत है राहुल गांधी की, क्या हालत हो रही है। अभी आने तो चुनाव, लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना भाई, 30 सीटें नहीं आएंगी पूरे देश के अंदर, 30 सीटें आपकी नहीं आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खाता नहीं खुलने वाला है आपका। तो आप टीवी पे बैठ करके किसी भी अच्छी योजना का विरोध करोगे तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल मैच होगा ही आपका। आप बताइए ना, आप स्मार्ट सिटीज की बात करते थे, क्या हुआ स्मार्ट सिटीज का? जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आपके जो वादे आपने किए थे, आप किसी वाले पर बात नहीं करेंगे। टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आया है, पूरा उत्तर प्रदेश पर्चालीक सरकार हो गई है। जवाब दीजिए उसका। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं जिन्होंने ये लक्ष्य रखा जो है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ खा जाते थे आप लोग पैसा? कांग्रेसियों के इतने मोटे पेट हो गए थे खा खा, वो भ्रष्टाचार किया, उसका तो पाप आपको झेलना पड़ रहा है। वो 84 करोड़ लोगों के बराबर है। ठीक है मनीष जी, ठीक है राजेश जी, बात हो गई अब, ठीक है। आपके पक्ष विपक्ष की बात आ गई। मैं अश्वनी दुबे जी, एक बड़ा सवाल है। अभी ठीक है, अभी ये चर्चा है, अभी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और इसमें ऐसा नहीं है, मनीष जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें अधीर रंजन है जो कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी इस कमेटी में है। ऐसा नहीं है उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा होगा। और ऐसी 32 दल हैं जो समर्थन में और 15 ऐसे दल हैं जो नहीं समर्थन कर रहे। 32 दल चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियां 32 ऐसी है मनीष जी जो चाह रही हैं। लेकिन अश्वनी दुबे जी, ये मेरा एक सीधा आप समझाइएगा, ये संभव है या असंभव है? देखिए, पहले जब हम राजनीति के कंटेक्स्ट में बात करते हैं या किसी भी व्यवस्था के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। और किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था में जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, जैसे जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत कर रहा है, बल्कि सभी देशों के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव देखे जाते रहे हैं। और आज की डेट में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकतंत्र के बड़े स्तंभ हैं, उनमें भी इस तरीके की एक्सरसाइज होती रहती है। जरूरत यह है कि क्योंकि ये लोकतंत्रीय व्यवस्था के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमको विचार करने की जरूरत है। और जहां तक प्रथम दृष्टिया देखने में मैं लगता है कि ये एक इनिशिएटिव हम लोग पहले भी मतलब इस तरीके की व्यवस्था में रहे हैं और धीरे धीरे हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों में जो अधिकतर अस्थायी सरकारें बनती थी, सरकारें कोई भी सरकारें जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी, अब लगभग सभी सरकारें जो हैं वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही हैं। तो उसमें इलेक्शंस कभी भी हो, चाहे वो साथ में हो चाहे अलग हो, इलेक्शन तो 5 ही साल के लिए होगा। और एक जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन जो मुझे देखने को मिला कि साहब अगर बाय द वे बीच में कहीं सरकार कोई राज्य की गिर जाती है तो उस केस में क्या होगा। अगर हम लोकल बॉडीज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को उठा करके देखें तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी पता चला अगर बाय द वे किसी तरीके से लोकल बॉडी कोई बीच में भंग होती है तो जो रिमेनिंग पीरियड है उस पीरियड के लिए जो है उसके लिए दोबारा से इलेक्शन होगा और वो सरकार रिमेनिंग पीरियड के लिए होगी। और जहां तक मैंने इस रिपोर्ट को देखा है उसमें भी इस तरीके की कंडीशन में इसी तरीके की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो असंभव कुछ नहीं है, जरूरत है कि एक कंसेंसस सरकार बनाए, इसको जबरदस्ती किसी के मतलब विचार किया जा सकता है। और अगर हम सबको साथ लेकर के इसको चले, कानून बनता है, एक नियम बन जाता है तो वो हो सकता है। आजम खान साहब, एक बड़ा सवाल है सर, जब ये बातें होती हैं, मैं और कहना चाहूंगा शर्मा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ मनीष जी ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं आजम खान जी की जगह। देखिए आप जब कांग्रेस हाँ नहीं, आप मेरी बात को भी जोड़ लीजिए, फिर आप अपनी बात भी रखिएगा। मनीष जी मैं एक बात कह दूं, बस एक बात कह दूं। बताइए मनीष जी, कहिए। ये बहुत सम्मानित चैनल है और आप सम्मानित एंकर हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, तो आप हाँ नहीं बिल्कुल वो नहीं थे, लेकिन वो हैं, शामिल तो बनाया ना उसमें, ऐसा नहीं है। हरीश साल्वे जी भी हैं और भी लोग हैं। उसमें शामिल नहीं थे। जो शामिल वो अधीर रंजन चौधरी नहीं, उनका जो नहीं शामिल तर्क के आधार पर बात करेंगे।
भैया लोकतंत्र की हत्या तो आप ही कर रहे हो। एक तरफ 15 एक तरफ 32, तो किसको मारना चाहिए? राजेश जी, जवाब दो ना। हम जानते हैं कि किस नियत के साथ आपने वो कमेटी बनाई, तो जाने दिए, खत्म करिए। चलिए, ठीक है, वो बिल्कुल उन्होंने बात ये कर रहा हूँ कि आपने अगर मुझे आज चैनल पर नहीं, आपने सही कहा मनीष जी, आपने सही कहा। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन है, लेकिन उन्होंने नहीं शामिल हुए थे। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपको बात को गलत नहीं ठहरा हूं मनीष जी। लेकिन एक बड़ा सवाल, मुझे एक छोटा सा सवाल है। आप कांग्रेस ये कहती रहे 370 हो जाएगी तो ये बवाल हो जाएगा, अब सीएए लागू कर दिया ये हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ सर, कर दिया लागू इन्होंने, तारीख भी बता दी है। देखिए, पहली बात तो राम मंदिर की जो हमने कही नहीं, उस बात पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीए को लेकर हमने कहा कि उसके प्रोविजंस हमेशा देश हित में होने चाहिए, ठीक है। हम हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र के, हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान में, इस देश में हर व्यक्ति जो हमारा नागरिक है उस संविधान का हिस्सा, उस संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान सब पर लागू है। हम देश में कभी भी धार्मिक तुष्टीकरण की बात नहीं करते, और हमारा जो विरोध है वो उस फीलिंग, उस भावना से है, हमारा ओवर सेंट्रलाइजेशन से विरोध है। तो जो विरोध है वो है। ठीक है, आजम खान साहब, मेरा यही सवाल है, क्योंकि बीजेपी कहती है देखिए धारा 370, आप लोग भी कहते थे धारा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप कहते हैं राम मंदिर बन जाएगा तो यहाँ बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी। आप लोग ये कहते हैं सीए आएगा तो, और सीए को लेकर विरोध भी हुआ। अब देखिए सब हो गया, सभी लोग शांत हैं, इन्होंने समझाया, उनके लोगों की समझ में आया कि यहाँ के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, तो ये ला रहे हैं, तो बता भी रहे हैं कि क्या होगा। 3 तलाक को खत्म किया तो बताया, समझाया कि ये हो जाएगा। तो चीजें कोई ऐसा नहीं है, लाएंगे तो समझाएंगे, बताएंगे और फिर लागू करेंगे। मसला तो यही है ना, भाजपा जितना करती नहीं उससे ज्यादा विरोधियों को के खिलाफ नेगेटिव बातचीत करती है। कभी हम लोगों ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया, ना किसी चीज का वो किया, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि यही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं है। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, और मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं। आज चर्चा किस चीज की होनी चाहिए थी? चर्चा होनी चाहिए थी एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की, यानी जो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जो इन्होंने बॉन्ड इनके पूंजीपतियों दोस्तों ने खरीदा था, उसके बदले में उनके पूंजीपतियों दोस्तों को इन्होंने क्या दिया, वो चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने मीडिया की हेडलाइंस बदल दी और जनता के बीच में चर्चा बदल दी। चर्चा क्या हो रही है? सीएए, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका कि इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ होने नहीं जा रहा है। ये 2029 का इनका प्लान है। तो ये मीडिया हेडलाइंस खाली मैनेज करते हैं, और इनको लगता है मीडिया हेडलाइन मैनेज करके हम चीजों को राजेश चौधरी जी, आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। जब सीए लाए तो इस पर भी ये कहा कि देखिए मुद्दों से भटकाते हैं आप लोग। परेशान है। ठीक है, मैं आजम जी जवाब ले लेता हूँ राजेश चौधरी से। हाँ बिल्कुल भटकाते हैं, ये मुद्दे से भटका रहे हैं। आप बताइए सीए और जो वन नेशन वन इलेक्शन का है, इस 2024 के लोकसभा से क्या लेना देना है? कोई लेना देना हमारी है? बात सुनिए जरा सुनिए। अभी ये कह रहे थे कि हमने राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया, तो कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? किसकी सरकार थी? किसने चलाई थी बताइए? सरयू का पानी खून से लाल करने का काम तो किसने हलफनामा दे के और काम नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में किसने हलफनामा दिया था? किसको सजा हुई सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में किसने हलफनामा दिया था और किसको एक दिन की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी? नहीं, ये काल्पनिक है। तो कांग्रेस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट में किसका वो हुआ था? तैयार हो गया फ्लोर पर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे दर्शन करने। नहीं, हलफनामा जिसने दिया था और एक दिन की सजा किसको हुई थी? समाजवादी पार्टी के किसी नेता को एक दिन की सजा नहीं हुई है। हो सकता है आप हमारी नीतियों से सहमत नहीं हो, हमें नहीं पता पा रहे हो। समाजवादी पार्टी के किसी नेता को एक दिन की सजा नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपके नेता को सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई कानून का पालन करता है, कोई विकास से मतलब नहीं, केवल और केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जनता इनको पसंद करती बहुत नहीं है। बड़ा विकास तो कर रहे हैं, तभी तो जनता, गरीब जनता 80 किलो 80 करोड़ के लोग 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो गए। 1100 से अधिक दंगे ये कौन सा विकास है भाई साहब? 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज क्यों मांग रहे हैं आपसे? अगर विकास हो गया, देश विकसित हो गया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान में, पेट में दर्द होता है इनके,
अरे हमारी सेना पराक्रम कर नहीं, रही पहले है। आप ये बता पाकिस्तान के दीजिए अंदर कि 80 घुस करके करोड़ मार लोगों रही को है। 5 किलो तो अनाज आपको क्यों तो देना बात पड़ करनी रहा है? चाहिए। अगर भारत एक सेना का विकसित देश समर्थन करना चाहिए, है, दुनिया का सरकार कोई भी समर्थन विकसित देश ऐसा नहीं चलिए है सर, जहां वन नेशन वन 5 इलेक्शन किलो होगा या अनाज नहीं होगा, लेकिन अभी सियासत तो हो रही है इस पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे चर्चा करने के लिए। लेकिन देखिए, अभी सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई उसने अभी रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति को। अब रिपोर्ट पर बैठेंगे, अभी तो कानून बनेगा नहीं बनेगा, एक देश एक चुनाव होगा नहीं होगा, यह भी बात की बात है। लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। विपक्ष टेंशन में, हालांकि 32 राजनीतिक दल समर्थन में बताया जा रहा है, 15 इसका विरोध कर रहे हैं, जो विरोध आप देख भी रहते हैं। इस खास चर्चा में बस इतना। छोटे